बच्चों नमस्कार। कल की हिंदी की कक्षा में आपने प्रश्न पत्र प्रारूप का खंड का समझा। वह 50 अंकों का प्रश्न पत्र था। आज आप उसी का ही आधा भाग यानी खंड खा समझेंगे। खंड खा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका और व्याकरण का भाग है। अब इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका का आपका प्रश्न संख्या 9 है। 9 के क में आपके गद्य अवतरण का संदर्भ सहित अनुवाद। बच्चों इसमें 2 नंबर संदर्भ के होते हैं और 5 नंबर होते हैं आपके अनुवाद के। 2 नंबर के संदर्भ में आपको लिखना क्या है कि आपकी पाठ्य पुस्तक का संस्कृत दिग्दर्शिका भाग और पाठ जो संस्कृत दिग्दर्शिका में गद्य पाठ होते हैं, जैसे संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना, मालव्य है, ये आपके संस्कृत पाठ जिन्हें प्रोज भी बोलते हैं आप इंग्लिश में, उसमें से आपका गद्य अवतरण आता है। ठीक है, तो पाठ का नाम हो गया, भाग का नाम हो गया, पाठ्य पुस्तक होगी। ये आपके संदर्भ में आएंगे। अनुवाद में आपको शब्द से अनुवाद करना होगा। जैसे संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। दूसरा प्रश्न आता है खंड खा। इसमें भी श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद। यह भी आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका का ही प्रश्न है। यह प्रश्न आपका 5 और 2 7 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको पहले संदर्भ लिखना, संदर्भ के बाद फिर श्लोक का अनुवाद लिखना है। इसमें भी संदर्भ में बच्चों पहले आपका संस्कृत दिग्दर्शिका भाग आएगा, इसके बाद पाठ का नाम आएगा, जैसे सुभाषित रत्नानी। बस 2 चीज़ आएंगी इसके अंतर्गत। अब अनुवाद के अंतर्गत आपको श्लोक का अनुवाद लिखना है। अगर इस श्लोक का अनुवाद आपका 2 लाइन में आ रहा है तो अनुवाद केवल 2 ही लाइन में होना चाहिए, इससे अधिक न इससे कम। जैसे सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जितनी लाइनों में ये अर्थ आता है केवल उतना ही लिखना है, आपको इससे अधिक अपनी भाषा में कुछ भी नहीं बनाना है। अब इसके बाद आपके व्याकरण के प्रश्न आरंभ हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10। ये जो प्रश्न संख्या 10 है आपकी बच्चों, ये मुहावरे और लोकोक्तियों का क्वेश्चन है। इस प्रश्न के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये दोनों प्रश्न है ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों एक साथ प्रश्न में आते हैं। इसमें 1 अंक का अर्थ और 1 अंक का वाक्य प्रयोग है। आपके पास मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का ही अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है। अब ये आपकी याद करने की क्षमता पर निर्भर है। लोकोक्तियों का प्रयोग कठिन होता है, मुहावरे सरल होते हैं। मुहावरा वाक्य के अंश में जुड़कर वाक्य का भाग बन जाता है, जबकि लोकोक्तियाँ किसी भी वाक्य के अंत में आकर उसकी विशेषता को स्पष्ट करती है। अब इस प्रश्न में आपको 1 नंबर में सटीक अर्थ लिखना है और 1 नंबर में उसका वाक्य प्रयोग लिखना है। अब मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या है कि लोकोक्ति हमेशा किसी काव्य की पंक्ति के रूप में, कहावत के रूप में प्रयोग होती है, जबकि मुहावरा क्या है, वाक्यों का विशेष समूह है। जैसे आंखों का तारा, यह मुहावरा है। वाक्य पर इसका अर्थ अत्यंत प्रिय, वाक्य प्रयोग करेंगे, राम अपनी माता का आंखों का तारा है। अब लोकोक्तियाँ, आम के आम गुठलियों के दाम, ये लोकोक्तियाँ हैं। इसके लिए वाक्य भी बड़ा बनेगा। मैं दिल्ली परीक्षा देने गया, मैंने वहाँ अनेक पर्यटन स्थल भी देख लिए, हो गई ना बात, आम के आम गुठलियों के दाम। इसके बाद प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में संधि विच्छेद, यह वैकल्पिक प्रश्न है। इस प्रश्न के अंतर्गत आपकी दीर्घ, गुण, यण, अयादि संधि, ये 4 संधियाँ आपके प्रयोग में आती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी अभ्यास कार्य के आधार पर कहीं कहीं व्यंजन संधि का भी कोई पद मिल जाता है, कहीं कहीं कोई वृद्धि संधि का भी मिल जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसा आता है, ये 3 प्रश्न आते हैं संधियों पर आधारित। 1 नंबर का एक प्रश्न होता है, यह भी वैकल्पिक प्रश्न है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद आ जाए, विद्या जमा आलय, विद्य जमा द्यालय, विद्या जमा लाए और विद्या जमा आलय। तो आपको जो सही ऑप्शन है, मान लो विद्या जमा आलय चौथा ऑप्शन है, तो आपको चौथा लिखकर आगे लिखना है विद्या जमा आलय। ये 1 नंबर का एक प्रश्न है।
तो इसलिए 3 नंबर के 3 प्रश्न हो गए। इसके बाद इसी प्रश्न नंबर 11 का ख भाग है विभक्ति पहचान। यह भी विकल्प के रूप में ही परीक्षाओं में आता है। विकल्प के रूप में किस तरह से आएगा बच्चों? ये इस तरह से आएगा जैसे आत्माभ्याम प्रश्न आ गया, तो आत्माभ्याम में आपको बतानी है इसमें विभक्ति और वचन है। तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति एक वचन। अब चूंकि आपने इसका अंदाजा लगाया कि आभ्याम है तो ये तृतीय विभक्ति द्विवचन, तो आप पहले लिखेंगे इसका विकल्प नंबर 2 सही है। कौन सा? तृतीय विभक्ति द्विवचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अब ये भी प्रश्न आपके भागों में 4 भागों में विभाजित है। पहला है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसमें बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे दिखते हैं, परंतु उनमें कोई ना कहीं वर्तनी की, व्यंजन की, स्वर के कई अंतर होता है, जिससे उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अंग और अंक। अंग माने शरीर का भाग और अंक माने संख्या। बच्चों ये शब्द का और गा का अंतर है, लेकिन दोनों के अंतर होने से शब्द के अर्थ में भिन्नता आ गई। तो इस तरीके के 2 प्रश्न होते हैं और 2 नंबर के होते हैं। ये भी आपके विकल्प में आते हैं अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, क्योंकि एक अंक का एक शब्द है और दूसरे अंक का 2, यानी 2 नंबर में आता है। जैसे सपोज आ जाए कनक के 2 अर्थ लिखिए, तो आपको कनक का अनेकार्थी लिखना है सोना धतूरा। इसके बाद तीसरा गा प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये प्रश्न क्या है आपका? इसमें वाक्यांश यानी अनेक शब्दों का समूह, उसके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे नभ में विचरण करने वाला, क्या बनेगा? नभचर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, पराश्रित। ये भी 1 नंबर का एक है, ये भी विकल्प में आता है, तो आपको ये भी 2 अंक के। इसके बाद प्रश्न नंबर घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन कहते हैं वाक्यों का शुद्धिकरण। जब वाक्यों का शुद्धिकरण होता है, इसमें आपको वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। जैसे पेड़ में आम है, तो आपको लिखना है पेड़ पर आम है। हालांकि दोनों ही अधिकरण कारक के हैं, लेकिन आपको वाक्य की शुद्धिकरण के अनुसार उसका प्रयोग करना है। बिंदी माथे पर लगती है, बिंदी नाक पर लगती है, तो आपको शुद्धिकरण करना है कि बिंदी का स्थान क्या है? माथे का केंद्र बिंदु। तो बिंदी वास्तव में माथे के केंद्र बिंदु पर लगती है। ये त्रुटि मार्जन भी 2 नंबर कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रस। आपके कोर्स में 5 रस हैं: श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, शांत। इनका लक्षण और उदाहरण आपको याद करना है। स्पष्टीकरण उदाहरण के साथ ही जुड़ा रहता है। स्पष्टीकरण में आप आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव आदि का उल्लेख करते हैं। अब इन लक्षणों का में से 2 रस आपके प्रयोग में आते हैं कि श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। स्पष्टीकरण आपके लिए अनिवार्य है, तो आपको लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखना है। अब लक्षण कैसे लिखेंगे आप? कि स्थायी भाव उत्साह जब काव्यगत अंगों, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, संचारी भाव आदि के संयोग से पुष्ट होता है, तो वह रस की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो जिस रस की स्थिति को प्राप्त होता है वह वीर रस कहलाता है। इसी प्रकार आप और भी परिभाषा तैयार कर सकते हैं। जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर आश्रय के हृदय में स्थायी भावरति जागृत होती है, तो काव्यगत अंगों के संयोजन से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रश्न है आपका अलंकार। इसमें भी लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण। आपके यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार है। बच्चों आपके यहाँ 3 शब्दालंकार है और 5 अर्थालंकार है। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। ठीक है। अब इन अलंकारों में भी लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण लिखना है। शब्दालंकार में जैसे अनुप्रास है,
जहाँ काव्य या कविता में विभिन्न वर्णों की आवर्ती होती है, एक वर्ण की आवर्ती होती है। अनुप्रास अलंकार। अर्थालंकार में आपको स्पष्टीकरण में उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण ग्रह इन लक्षणों को खोलना है। यह भी आपके 2 नंबर के हैं। तीसरा प्रश्न आता है छंद। आपके पाठ्यक्रम में 3-4 छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। कुंडलिया 6 चरण का छंद है, यही नया छंद है। बाकी दोहा, सोरठा और चौपाई आपने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 11th में भी आपने इन चारों ही छंदों को पढ़ा था। इसमें भी लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखना है, पहले आपको मात्रा लगाकर दिखाना है, फिर नीचे मात्राओं का स्पष्टीकरण लिखना है कि उपर्युक्त छंद के पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह अर्ध सममात्रिक दोहा छंद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है पत्र लेखन। ये बच्चों आपके 4 पत्र हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। कक्षा 11 और 12 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में ये 4 पत्र ये आपके पाठ्यक्रम के हैं। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। किसी विद्यालय में कहीं प्रवक्ता अर्थात लेक्चरर की कोई पोस्ट खाली है, उसके लिए पत्र लिखना। विद्यालय में लिपिक या क्लर्क के पद की कोई पोस्ट है, उसके लिए पत्र लिखना। ये तो आवेदन पत्र कहलाते हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए, कर्ज लेने के लिए पत्र। तीसरा, शिकायती पत्र। जब हम नगर पालिका विभाग में स्वच्छता हेतु शिकायत करते हैं, बिजली विभाग में बिजली की अव्यवस्था हेतु शिकायत करते हैं। बच्चों ये पत्र आपके 6 नंबर के होते हैं। ये प्रश्न आपका 3 भागों में विभाजित होता है। 2 नंबर आपका आरंभ का संबोधन, जो आप सेवा में के बाद संबोधन लिखते हैं। 2 नंबर आपके बीच के विषय सामग्री के होते हैं, जिसमें आप लिखते हैं विषय। हिंदी विषय में प्रवक्ता पद हेतु पत्र। सभी ने निवेदन है कि समाचार पत्र के माध्यम से मैंने इस वैकेंसी के बारे में सुना है, देखा है, अतः मैं इस पद हेतु अपना आवेदन करता हूँ। ये जो बीच का भाग होता है ये 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में आपका अंतिम चरण का भाग आता है, जिसमें आप प्रार्थी अपना नाम और एड्रेस लिखते हैं, दूर से और संलग्न का प्रपत्र लिखते हैं। संलग्न प्रपत्र क्या होते हैं, जो आप अपने एप्लीकेशन के साथ अपनी मार्कशीट की फोटोस्टेट लगाते हैं, वो संलग्न प्रपत्र कहलाते हैं। इस प्रकार से ये पत्र आपका 6 नंबर में होता है। और 9 नंबर में आता है आपका अंतिम प्रश्न, निबंध लेखन। इस निबंध लेखन में 2 नंबर आपकी रूपरेखा के होते हैं और 7 नंबर आपके बीच के हेडिंग और कोटेशंस के होते हैं। यह निबंध भी बच्चों आपका 2, 2, 4 और 5 3 भागों में बटा होता है। 2 नंबर में आपकी रूपरेखा, 2 नंबर में आपके निबंध के बीच में काव्य पंक्तियाँ लिखते हैं, जो कोटेशन सूक्तियाँ लिखते हैं, और बाद का 5 नंबर जो है वो आपके पूरे मैटर को देखते हुए होता है। इस प्रकार से बच्चों ये जो खंड ख का आपका प्रश्न पत्र का भाग था, यह भाग वास्तव में आपके लिए खंड क की अपेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें यदि आप देखते हैं तो 14 नंबर का यदि संस्कृत का भाग हम कम कर दें तो बाकी जो 14 नंबर आपके चले गए, यानी 36 नंबर आपके व्याकरण के हैं। ये व्याकरण जो आप 6ठी, 7वीं, 8वीं से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा इस अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा सा इस व्याकरण को समझ लेते हैं, तो आपका ये 36 में से 36 पूरे अंक आते हैं। इसके अलावा संस्कृत अनुवाद में भी आपके अंक कटने के कोई चांस नहीं होते। इस प्रकार बेटे प्रश्न पत्र के संपूर्ण प्रारूप को समझने के बाद हम हिंदी विषय की अध्ययन अध्यापन को भली भांति कर पाएंगे और आप इसी प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग अपनी आगे की तैयारी भी करेंगे। और मैं मानती हूँ कि अगर प्रश्न पत्र के अनुसार आपकी तैयारी प्रॉपर रही तो आपके भी हिंदी में दूसरे बोर्ड की तरह ही हिंदी में भी 100 में से 100 अंक लाने में आप कभी किसी से कम नहीं रहेंगे। धन्यवाद।